हेलो एवरीवन, आई एम मनीषा। वेलकम टू अपवर्ड स्टडी। तो आज है 4 अगस्त और 4 अगस्त के सारे इम्पोर्टेंट द हिंदू के आर्टिकल्स जो है वो मैं कवर करने वाली हूँ। तो मेरे साथ आपने वीडियो में अंत तक बने रहना है। इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करवाती हूँ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और उनके साथ में जो भी स्टैटिक पोर्शन रहता है हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड वो भी कवर करती हूँ। तो और साथ में इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ में डिस्कस करती रहती हूँ और सारे के सारे एडिटोरियल्स एंड टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट के आर्टिकल्स मैं यहाँ पर कवर करती हूँ। डेली बेसिस पर ये आर्टिकल्स जो है वो कवर होते हैं। तो आपने मेरे साथ जो है वो द हिंदू की सीरीज़ को अगर आप इन्जॉय कर रहे हैं तो मुझे आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है इसके बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के मोटिवेशनल कोट के साथ में। तो आज का हमारा कोट है कि सक्सेस इज़ नथिंग मोर देन अ फ्यू सिंपल डिसिप्लिन्स प्रैक्टिस्ड एवरी डे। बेसिकली सक्सेस क्या है? तो अगर हम बात करें सक्सेस की तो हमें सिंपल एक चीज़ समझ में यहाँ पर आती है कि सक्सेस अगर आपको चाहिए तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपल जो डिसिप्लिन है एवरीडे लाइफ में वो आपको रखना पड़ेगा। तभी जो है वो आप आगे जा कर के सक्सेसफुल हो पाएंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं आज क्या फ़र्क पड़ता है, चलिए आज रहने देते हैं, पढ़ना छोड़ देते हैं, आज एक दिन हम मस्ती कर लेते हैं, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ऐसे एक एक दिन करके आप पता नहीं कितने दिन गंवा देंगे। तो वही है कि आपने हर दिन को एक वैल्यूएबल डे बनाना है, उसकी वैल्यू काउंट हो, ऐसे आपने उसको लेकर के चलना है। तो आपको जो है वो हर दिन का डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, हर दिन का डेकोरम मेंटेन करना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं आज के एमसीक्यूज़ की। तो हमारे पास पहला हमारा एमसीक्यू है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज और आर करेक्ट। तो हमें यहाँ पर क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट है कि आर्टिकल 21 इज वायलेटेड व्हेन द अंडर ट्रायल प्रिजनर्स आर डिटेन्ड अंडर जुडिशियल कस्टडी फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड। बी ऑप्शन है कि राइट टू लाइफ इज वन ऑफ द बेसिक ह्यूमन राइट्स एंड नॉट इवन द स्टेट हैज अथॉरिटी टू वायलेट दैट राइट। थर्ड हमारे पास सी ऑप्शन है कि अंडर आर्टिकल 21 द राइट ऑफ वुमेन टू मेक रिप्रोडक्टिव चॉइसेस इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट को बताना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है आपको वीडियो के एंड तक मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि द राइट टू एजुकेशन वॉज एडेड टू द फंडामेंटल राइट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू द 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002, 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005, 87th अमेंडमेंट एक्ट 2003 या फिर 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011। तो इसका आंसर जो है वो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे देना है। नेक्स्ट सवाल है कि ऑन द इम्प्लीकेशन ऑफ द इक्वालिटी इन सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज, रिस्ट्रेन, कंपटीशन या आइडियोलॉजी। नेक्स्ट सवाल आपका आ रहा है कि विच प्रिंसिपल अमंग द फॉलोइंग वाज एडेड टू द DPSPs बाय द 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए आज ना मैंने आपके पॉलिटी के जो हैं यहाँ पर पूरे MCQs रखे हैं। रीज़न बीइंग कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स थे ना वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रह रहे हैं। स्पेशली आर्टिकल 14 बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, उसके अलावा आर्टिकल 21 बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो मैं उसके साथ में आपका जो स्टैटिक पोर्शन है वो कवर कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर मेनली UPSC के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन्हीं को यहाँ पर कवर किया है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग वाज एडेड टू द DPSPs बाय 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड women, participation of workers in the management of industries, right to work, education and public assistance, securing living wage and human conditions of work to workers। तो ये आपने इसका जो सही आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। नेक्स्ट सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। राइट्स आर क्लेम ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन, या फिर राइट्स आर प्रिविलेज विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट, राइट्स are claims of the citizen against the state and rights are privileges of a few citizen against many। तो इसका आंसर भी आपने कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी आपको जैसा कि पता है कि एज यूजुअल मैं वीडियो के एंड में इनके आंसर्स जो है वो आपके साथ डिस्कस कर ही दूंगी।
चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट आर्टिकल के साथ में। तो बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर पैनल बुलाया है जो कि फ्रीबीज इशू को पूरा देखेगा। अब आप सबको पता है कि कल मैंने एक आर्टिकल डिस्कस किया था जो कि फ्रीबीज के बारे में था। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो उस आर्टिकल को ज़रूर पढ़ लीजिए। और इसी के साथ में यहाँ पर फ्रीबीज की जब बात की जा रही है तो यहाँ पर क्या बोला है कि सुप्रीम कोर्ट का ध्यान थोड़ा सा इस तरफ गया और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या बोला है, एक पैनल सेट किया जाए जो कि इरैशनल फ्रीबीज जो दी जाती हैं उनके बारे में देखा जाएगा। ठीक है, इरैशनल मतलब आपने बोल दिया कि किसी को मोबाइल फ़ोन देना है। अब मोबाइल फ़ोन आप उस चीज़ के लिए दे रहे हैं, प्रोवाइड करवा रहे हैं कि एजुकेशन पर्पज़ से बच्चों तक पहुँचे, क्योंकि आजकल जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन का बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया था। तो वहाँ पर तो ये रीज़नेबल है, पर ये उन लोगों तक पहुँचे जिनको सही में मायने में ज़रूरत है, कि उन तक नहीं कि जिनके पास में ऑलरेडी है पर फिर भी एक एक्स्ट्रा चलो ठीक है। तो वैसे चीज़ों को इरैशनल बोल रहे हैं। ठीक है, कि रैशनल जो है, रैशनल में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कि जो हम पीडीएस सिस्टम है या जो वो सब चीज़ें चल रही हैं तो वो तो रैशनल है। पर अगर हम ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज कुछ भी वादा कर देती हैं तो वो आपका इररेशनल में आ जाता है। तो बोला कि दीज डेज एवरीवन वांट्स फ्रीबीज एंड नॉट सिंगल पॉलिटिकल पार्टी विल अलाउ फ्रीबीज टू बी टेकन अवे। तो कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो कि चाहती है कि फ्रीबीज को बंद किया जाए। बोला we take the side of the ordinary people and the downtrodden, and their welfare has been taken care of, and we are just looking at this as just another problem during the election time। क्योंकि ये प्रॉब्लम की तरह देखा जाता है कि कुछ भी अनाउंस कर दिया कि हम आपको मान लो कि गोल्ड देंगे, तो गोल्ड देना कहाँ तक की एक भलाई है लोगों में, उसकी वहाँ तो कुछ भी भलाई नहीं है। तो ऐसे वादे कीजिए जो कि लोगों के वेलफेयर के लिए हो या उनको रियलिटी में जो है वो उसका कुछ बेनिफिट हो सके, है ना। तो ये सब चीज़ों के बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि यूनियन मिनिस्टर कॉल्स फॉर कैंपेन अगेंस्ट फास्ट फूड। अब देखिए कि ये न्यूज़ में क्यों है। तो अगर हम मेनली बात करें कि हुआ क्या है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, जो कि कौन है, वी मुरलीधरन, उन्होंने यहाँ मुरलीधरन, इन्होंने बेसिकली क्या कहा है, इन्होंने बोला है कि देयर वाज अ नीड टू स्टार्ट अ कैंपेन अगेंस्ट फास्ट फूड एंड लिंक्ड the growing levels of obesity in urban India to the increasing intake of it। कि जितना ज़्यादा हम जो फास्ट फूड इनटेक कर रहे हैं उससे ओबेसिटी इंडिया में बढ़ रही है। और साथ में यहाँ पर जो है एक बुक भी लॉन्च की है, किसने, सुरेश कुमार ने। तो सुरेश कुमार के द्वारा जो बुक लाई गई है इसका नाम क्या है, फास्ट फूड द लूर एंड द ट्रैप। तो ये जो है इस किताब का नाम है, आपने याद रखना है, ठीक। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि इस बुक के ज़रिए भी चीज़ों को अवेयर करवाने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पर ये बोले कि ये जो कैंपेन है फास्ट फूड को रोकने का, ये सिर्फ एक आइसोलेटेड कैंपेन नहीं रहेगा। यहाँ पर और भी कई सारी चीज़ें इसके साथ में लिंक की जाएंगी, जैसे लाइफस्टाइल हो गया या लिविंग हैबिट्स हो गई, उनके बारे में भी बात की जाएगी। और जो फास्ट फूड खाते हैं, ठीक है, उनको बताया जाएगा कि वो वेस्टर्न ओरिएंटेड लाइफस्टाइल की तरफ को जो है वो मूव कर रहे हैं एंड देयर ओन कल्चर और हेरिटेज जो है वो उसको वो पीछे छोड़ते जा रहे हैं। कि हमारा ओल्ड कल्चर और हेरिटेज क्या है कि हम नॉर्मल जो दाल चपाती खाते हैं या रोटी खाते हैं, हम उससे कहीं पर उस ट्रेंड को छोड़ करके हम फास्ट फूड की ओर जा रहे हैं, वेस्टर्न लाइफस्टाइल को हम ज़्यादा जो है वो अपना रहे हैं। तो यहाँ पर मुरलीधरन ने ये सब चीज़ें जो है वो बोली हैं। तो उन्होंने ये भी चीज़ बताई यहाँ की कि इंडिया के हर पार्ट में एक अलग तरह का क्यूजीन जो है वो हमें अपने क्लाइमेट और अपने कल्चर के हिसाब से देखने को मिलता है, और हमें उसे ट्रेडिशनल वे में उसे जो है वो इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी और देनी भी चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो एक तरह से ये उसकी भी बात कर रहे हैं कि जो न्यूट्रिशन लॉस्ट है उसकी भी बात कर रहे हैं कि 75% जो न्यूट्रिशन लॉस हमें देखने को मिलता है जो भी फूड केमिकल्स वगैरह से प्रोड्यूस हो रहा है। तो फास्ट फूड जो है वो हार्मफुल हो सकता है कंज्यूमर के लिए, ठीक है। तो वो वहाँ से सब चीज़ें निकल के आ रही हैं। अब यहाँ पर ये बात भी बोली जा रही है कि जो फास्ट फूड इंडस्ट्री है ये एक तरह से न्यू कॉलोनिज्म की तरफ हमें लेकर के जा रही है, और इसी पर वार्न कर रहे हैं ये कि हमें अटेंशन जो है वो इसकी तरफ देनी होगी, थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि कहीं हम अपने कल्चर को पीछे ना छोड़ दें। तो किस तरह से फास्ट फूड ने इंडियन की हैबिट को जो है वो बिगाड़ रखा है, या फिर सब चीज़ें जो है वो किस तरह से चेंज हो रही हैं, उसके बारे में बात की जा रही है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल है कि टीचिंग द तालिबान द रॉन्ग लेसन्स। तो हमारे एडिटोरियल में ये आर्टिकल छपा है।
तो बड़ा ही मज़ेदार आर्टिकल है, चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि बेसिकली जो वर्ल्ड ने क्या किया, बेसिकली यूएसए की तरफ को इशारा कर रहे हैं कि इन्होंने जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जिसकी वजह से जो तालिबान है उसने कुछ गलत लेसन्स हमसे सीखे हैं। अब हम इन लेसन्स के बारे में बात करेंगे। बेसिकली फर्स्ट लेसन जो यहाँ पर राइटर ने बताया है कि ये बोल रहे हैं कि दे डिड नॉट कीप एनी प्रोमिसेस टू द यूएस। जैसे यहाँ पर दोहा एग्रीमेंट हुआ था, तो दोहा एग्रीमेंट में उन्होंने बोला था कि हम अपने लैंड को जो है उसको हम किसी ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए या ऐसे जो है वो लोगों के लिए नहीं यूज़ करेंगे जहाँ पर जो है वो टेररिज्म पले। तो उसके बारे में बात हुई थी। पर यहाँ पर देखने को मिला कि काबुल में यहाँ पर पकड़े गए कौन, अल ज़ाहिरी, जिनको जो है वो अलकायदा के जो चीफ थे उनको यहाँ पर एक स्ट्राइक में मारा गया यूएसए के द्वारा। तो ये कहीं ना कहीं उसके बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने अपना प्रॉमिस जो है वो यहाँ पर रखा नहीं। ठीक, तो उसके बारे में बोल रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि काबुल एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री फोर्स एंड गिविंग द की पोर्टफोलियोज ऑफ दो स्टिल एंड यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट लिस्ट। एग्जाम्पल देते हैं कि सिराजुद्दीन हक्कानी का, जो अफगान का एक्टिंग इंफीरियर मिनिस्टर है, एंड रिफ्यूजिंग टू फॉर्म एन इंक्लूसिव गवर्नमेंट एट बॉट टू वुमेन एंड माइनॉरिटीज इवन। कि आप एक चीज़ समझिए कि यहाँ पर तालिबान में हो क्या रहा है, जो भी फीमेल टीनेज स्टूडेंट है जो बिटवीन क्लासेस 6 to 12 उनको अलाउ नहीं किया गया कि आप स्कूल में जाकर के पढ़ें। फीमेल जो टीवी में काम करती हैं या टीवी एंकर्स वगैरह हैं उनको बोला कि आपको अपना फेस पूरा कवर करना पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ों को लेकर के चले कि आप पूरा का पूरा और भी ज़्यादा एक अंधे युग में सब चीज़ें जा रही हैं। तो वो ये सब चीज़ों को अपनी तरफ से लेकर के चले हुए हैं, यानी कि उन्होंने दोहा एग्रीमेंट को नहीं माना और ये इन्होंने हमसे ही सीखा है। और बोल रहे कि सेकेंड लेसन जो यहाँ पर तालिबान ने क्या सीखा है कि दैट स्टेबिलिटी एंड द लैक ऑफ वायलेंस बिगेट इंटरनेशनल कंप्लेंसी। यानी कि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर ये अभी इस समय में वायलेंस नहीं करते हैं तो उससे जो है वो लोग कुछ समय के बाद में भूल जाएंगे कि उनके साथ में पास्ट में क्या हुआ था। यानी कि जो 2001 में हमें सब सिनेरियो देखने को मिला था, तो वो सब चीज़ों को लेकर के है कि उसको सब कुछ जो है वो भुला दिया जाएगा अगर जो है वो यहाँ पर सब चीज़ें उस तरीके से कर ली जाए। अब अमेरिका की अपने यहाँ पर प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। बोले कि नेक्स्ट लेसन जो तालिबान ने यहाँ पर सीखा है कि यूएस एट इट्स लाई एंड इट्स allies have bigger problems to deal with now, and the interest in Afghanistan, much like in the 1990s, has round a trickle, and it is clear that the US squares up to face its twin challenges from Russia, China and difficulty on the war, यूक्रेन और जो भी स्टैंड ऑफ चल रहा है, ताइवान वगैरह की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वहाँ पर यूएसए की जो है वो अपनी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है कि ये कब यहाँ पर जूझेगा। ठीक है, तो वो सब चीज़ों के रिगार्डिंग जो है वो बात की जा रही है कि यहाँ पर इनके पास में जो है वो उतनी ज़्यादा है नहीं। तो बोले कि जो भी टेक्निकल टीम है काबुल में, देयरफॉर इज एसेंशियली अ सिक्योरिटी आउटपोस्ट एंड हाफवे हाउस दैट डील्स विद द तालिबान लीडरशिप। तो यहाँ पर जो है वो लोगों से नहीं पूरा का पूरा देखते हैं, ये पूरा अपना तालिबानी लीडरशिप जो है वो चलाई जा रही है। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर इनका मिशन है कि ये खुद को प्रूव करे एक फ्रेंड, की अफ़गान लोगों को एक फ्रेंड की तरह दिखें। वहाँ पर ये रीस्टैब्लिश कर रहे हैं, एम्बेसीज वगैरह बना रहे हैं। पर फिर भी जो चीज़ें हैं, यानी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि वेट कर रहे हैं कि हम अपने स्कूल्स में कब जाएं, उनकी पढ़ाई वेस्ट हो रही है। मतलब सब चीज़ों का मतलब वही है कि यहाँ पर कुछ भी चीज़ें जो है वो ढंग से चल नहीं रही हैं। और अगर हम दूसरी तरफ देखें कि यहाँ पर इंडिया का क्या स्टांस है, तो इंडिया बेसिकली क्या कर रहा है, अगर आप एक चीज़ समझिए कि इंडिया भी बैकडोर जो है वो इनसे बात करने की ट्राई कर रहा है। क्योंकि अगर इंडिया नहीं करेगा तो पाकिस्तान और चाइना जो है वो यहाँ पर अपने तरीके से चीज़ों को लेकर के चलेंगे, तो इंडिया को कहीं ना कहीं यहाँ पर आना पड़ेगा फील्ड में। तो वो सब चीज़ें हैं कि तालिबान ने जो है वो यहाँ पर ये सब चीज़ें करना शुरू कर दी है। नेक्स्ट बोले कि पब्लिक एसेट सेल एंड द कंसर्न फिड्यूशरी ड्यूटी। अब देखिए क्या हो रहा है, जैसा कि आप सबको पता है कि एयर इंडिया जो है रिसेंटली इसका जो है वो क्या किया गया, डिसइन्वेस्टमेंट किया गया था। ठीक, तो डिसइन्वेस्टमेंट किया गया तो इसका जो एसेट सेल हुआ, पूरा एसेट सेल जो है वो नॉर्मल जो कोऑपरेटिव ट्रांजैक्शंस में होता है उसमें गवर्नमेंट को कुछ कॉशंस देखनी पड़ती हैं वाइल सेलिंग द नेशनल एसेट इन द प्राइवेट प्लेयर।
कि अगर वो गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट प्लेयर को कोई चीज़ दे रही है तो उसको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, तो उसको पूरे बैलेंसेस को चेक करना होता है, रेगुलेटरी अप्रूवल्स वगैरह देखने होते हैं, उनके जो भी क्रेडिटर्स हैं उनको सिक्योर करना होता है, मतलब ज़्यादातर बैंक्स की अगर हम बात करें तो वो सब चीज़ों को लेकर के चलना होता है। बट यहाँ पर हुआ क्या कि ये जिस तरह की डील हुई है इस पर सवाल उठा रहे हैं राइटर, ये बोल रहे हैं कि बेसिकली क्या हुआ कि जो लाइबिलिटी है उसका खामियाजा अब भुगतना पड़ेगा हमारी जनता को, और सब चीज़ों का जो है वो इन्होंने कुछ इस तरह की डील यहाँ पर की है। तो बोले कि अनलाइक अ प्राइवेट एसेट सेल, गवर्नमेंट सेलिंग पब्लिक एसेट एंड एज्यूमिंग द लाइबिलिटीज विदाउट प्रॉपर प्लानिंग विल इम्पोज ऑन द एनॉर्मस डेट बर्डन्स ऑन सिटीजन, कि सिटीजन के ऊपर ये लाइबिलिटी का बर्डन पड़ेगा। तो जो भी ऑल इंडिया एसेट सेल है उसकी सिक्योरिटी वगैरह देखनी थी गवर्नमेंट को, एंड द नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के द्वारा उसको किया जाना था, एंड पब्लिक एसेट्स जो है उसको मोनेटाइज किया जाता ईदर एज लीज और आउटराइट सेल। पर इन्होंने जो है वो चीज़ें अपने तरीके से कर ली और जो लाइबिलिटीज़ का बर्डन है वो जो है वो हमारे लोगों पर डाल दिया है। ठीक, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। तो बोल रहे हैं कि जो भी ये एसेट सेल हुई है गवर्नमेंट की, ये जो भी अप्रूवल हुआ है ये मतलब फॉर्मेलिटी था एक तरह से। तो बोला व्हेन द डेट इज एज्यूम्ड बाय द सोवरेन गवर्नमेंट, नो बैंक्स दैट आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट कैन कंडक्ट द डिलीजेंस इंडिपेंडेंटली। और जो गवर्नमेंट के अंडर बैंक्स आते हैं वो इसको अच्छे से नहीं कर पाएंगे चीज़ों को, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बैक्ड बैंक है, तो वो गवर्नमेंट को कैसे पूछेंगे कि नहीं आप जो है वो चीज़ों को सही करिए। तो बोल रहे कि ये जो सिटीजन्स है वो यहाँ पर पूरे के पूरे डेट्स जो है वो पे करेंगे टैक्स के द्वारा। इसके बारे में बात की जा रही है कि जो ट्रांसपेरेंस मैनर था वो यहाँ पर देखा नहीं गया, और वो सब चीज़ें जो है वो इस तरह से कुछ डील जो है वो हो गई। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की अगर हम बात करें तो बोल रहे हैं कि ऑन द वन हैज़ द एग्जांपल ऑफ ऑटोनमस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, कि यहाँ पर क्या हुआ कि विच टैप्स कोऑपरेटिव फंडिंग एंड हेल्प द पॉलिटिकल पार्टी, कि वो अपनी डिटेल्स को जो है वो सिर्फ रूलिंग पार्टी को ही पता होगा कि उनकी डिटेल्स के बारे में, बाकी और किसी को भी पता नहीं होगा, और वैसे चीज़ों को लेकर के आगे चला जाएगा। यानी कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वैसे यहाँ पर भी ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी गई है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में अब क्या किया गया कि अगर आपको फंडिंग करना है, रूलिंग पार्टी को मान लो फंडिंग करना है, तो ये जो ए पर्सन है ये ए पर्सन क्या कर सकता है, बिना अपनी आइडेंटिटी को रिवील किए ही यहाँ पर फंडिंग कर सकता है। तो उसी तरह की कुछ यहाँ पर भी चीज़ें बताई गई। तो बोले कि कंसल्ट स्टेट्स, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इन्होंने जो है वो स्टेट से भी कंसल्ट नहीं किया, कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में कितने स्टेट्स है, ठीक है, तो ये एक फेडरल है यूनिट है, तो यहाँ पर जो है वो इसको स्टेट्स के साथ में भी कंसल्टेशन नहीं हुआ। तो बोल रहे कि अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स and the idea of the India as union lies with the states which are the owner land and responsible for the maintenance of other infrastructure, कि पूरा स्टेट्स को भी हक है, वो भी ऑनर है, तो आपको उनसे भी कंसल्ट करना चाहिए था, बट आपने यहाँ पर किया नहीं है। तो वो सब बातों को लेकर के बता रहे हैं। तो बोल रहे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया क्या है, एक मिक्स इकोनॉमी है, तो प्राइवेट पार्टिसिपेशन जो है वो इनकरेज करेंगे हम इन द एरियाज वेयर गवर्नमेंट फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू परफॉर्म, क्योंकि गवर्नमेंट को क्या करना होता है, गवर्नमेंट जो है वो देखिए क्या करती है, गवर्नमेंट लोगों का वेलफेयर देखती है। आपने कभी भी देखा होगा जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उनमें फीस बहुत कम होती है, और जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उनमें फ़ीस तो ठीक ठाक होती है, और साथ में एजुकेशन का भी साथ साथ में देखते हैं। बट गवर्नमेंट स्कूल्स का ऐसा नहीं है कि उनमें एजुकेशन अच्छी नहीं है, वहाँ पर भी ठीक है, क्योंकि बहुत ही हाईली क्वालिफाइड टीचर वहाँ पर भी होते हैं। हालांकि सब चीज़ें जो है वो डिसिप्लिन पर मैटर करती हैं। तो यहाँ पर जो है वो हम सिर्फ इस चीज़ का देखें तो फीस कम क्यों है, क्योंकि वेलफेयर की बात है कि वो भी यहाँ पर आ सके जो नहीं आ सकते हैं। तो उसके बारे में बोला कि जो रोल है एयर इंडिया का, इट प्लेड इन द repartition of the Indian standard and abroad during COVID-19 pandemic, and evacuation flights during the wars, and connecting remote areas and mainland, and some examples of the social intervention that have to kept in mind। मतलब उस हिसाब से लेकर के चल रहे थे। तो डिसइन्वेस्ट कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा अब इसको, तो वो सब चीज़ें अब सिटीजन्स के ऊपर जो है वो सारी चीज़ें जो है वो बर्डन पड़ने वाला है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है, बोल रहे हैं कि रीपिंग द डेमोग्राफिक डिविडेंड। अब यहाँ पर क्या बोलने की बात कर रहे हैं ये कि इंडिया जो है
इंडिया को ज़रूरत है कि वो इन्वेस्ट करे क्वालिटी स्कूल्स पर या हायर एजुकेशन पर और हेल्थ केयर के ऊपर भी। अब यहाँ पर ये बात क्यों बोली जा रही है? क्योंकि इंडिया में जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जिस तरह से हो रहा है, हम बहुत जल्द चाइना को सरपास कर देंगे। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड को ध्यान में रखते हुए हमें कुछ और चीज़ें भी करनी पड़ेंगी। तो यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट आई है वर्ल्ड पॉपुलेशन पर्सपेक्ट के अनुसार, यहाँ पर जो फॉरकास्ट इन्होंने किया है, तो बोला कि इंडिया जो है 8 बिलियन पॉपुलेशन इस साल तक हो जाएगी एंड 9.8 बिलियन पॉपुलेशन इंडिया में हो जाएगी 2050 तक। तो बोला है कि यहाँ पर हम चाइना को सरपास कर जाएंगे, कब तक? 2023 तक। और अगर हम इन स्पेकुलेशन को देखें तो यहाँ पर हम देखें तो बोले कि लॉन्ग टाइम क्रिटिक ऑफ चाइनाज पॉपुलेशन पॉलिसी, जो ऑथर है कौन? बिग कंट्री विद एन एम्प्टी नेस्ट, ये फुसियान ये क्या बोलते हैं कि ये बिलीव करते हैं कि वन चाइल्ड पॉलिसी जो चाइना की पॉपुलेशन में जो पॉपुलेशन के लिए लेकर के आए थे, वन चाइल्ड पॉलिसी, आई होप आप सबको पता होगा कि जो एक ही बच्चा होगा, उसका कोई सिबलिंग नहीं होगी, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, ओनली वन चाइल्ड। तो चाइना की जो पॉपुलेशन है टू वुड हैव नेचुरली रिजन एंड पीक्ड एट 1.6 बिलियन इन 2040। बोल रहे कि अलाउइंग द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड enjoying a much longer demographic dividend. Instead, China is enduring a ongoing population implosion. तो उससे वो डील कर रहा है 2050 तक एंड विल लीव इट विद ओनली 1.3 बिलियन पीपल ही यहाँ पर बचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो कितनी एज के होंगे, जो कि उनमें 500 मिलियन तो आपको 60 साल की उम्र के देखने को मिलेंगे। बट अगर हम इंडिया में देखें तो इंडिया में 1.7 बिलियन लोग होंगे एंड 330 मिलियन जो है वो 60 ईयर्स या उससे बूढ़े होंगे, यानी कि हमारे पास यंग पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा होगी। तो बोले कि सिंपली अगर हम बात करें कि इंडिया जो है वो डेमोग्राफिक डिविडेंड यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा नियरली जो 30 सालों तक। एंड यहाँ पर जो भी हार्डल्स हैं इस विंडफॉल में, उनको हमें देखना होगा कि हमारे पास में ये बहुत ही अच्छा एक मौका है कि हम सब चीज़ों को सही तरीके से करके ले चले, पर यहाँ पर हमें इस मौके का फ़ायदा भी उठाना होगा। तो इंडिया का जो पोटेंशियल वर्कफोर्स है इसकी बात कर लेते हैं। बोल रहे हैं कि मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इंडियाज़ फ्यूचर राइज इन मेजर कंसल्टिंग फर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पर डिलाइट इनसाइट्स इन्होंने क्या बोला है कि इंडिया का जो पोटेंशियल वर्कफोर्स है वो 885 मिलियन यानी 1.08 बिलियन पीपल हमें देखने को मिलेंगे 2 डेकेड्स में, आज के 2 डेकेड्स के बाद में। अच्छा, और ये हमें क्या देखने को मिलेगा कि दे रिमेन अबव अ बिलियन ऑफ हाफ ऑफ द सेंचुरी, उसमें भी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। तो इतने ज़्यादा, अब यहाँ पर बोलने की बात क्या है कि हमें कैसे ना कैसे करके जो है वो सप्लाई चेन्स को या अर्बनाइजेशन को या इनकम को या डेमोग्राफिक शिफ्ट्स को बढ़ाना होगा। हमें सस्टेनेबिलिटी की तरफ फोकस करना पड़ेगा, हेल्थ को देखना पड़ेगा, सेफ्टी को देखना पड़ेगा, सिक्योरिटी को देखना पड़ेगा, एजुकेशन पर काम करना पड़ेगा, हायर एजुकेशन पर काम करना पड़ेगा, ताकि चीज़ों को सही तरीके से लेकर के जाया जा सके। अब यहाँ पर क्या बोल रहे कि फाइनेंशियल टाइम्स ने अपने एक आर्टिकल में क्या बोला कि डेमोग्राफिस इंडियन वर्कर्स आर नॉट रेडी टू सीज द बटन एंड बिलीव्स दैट द इंडिया हैड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द पोरली स्किल्ड वर्कफोर्स विल पेड द ग्रोथ, की वो उनको किस तरह से यानी स्किल हमें प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। रैंड कॉर्पोरेशन रिपोर्ट में ये बोला कि चाइना और इंडिया 2025 तक अगर हम इनकी बात करें तो एक कॉपरेटिव असेसमेंट यहाँ पर देखा गया एंड कमीशन बाय द यूएस सिक्योरिटी डिफेंस एंडोर्सेस। और इन्होंने बोला कि दिस व्यू डज द 2018 रिपोर्ट की इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी की बात करें 2035 तक रिलीज हुआ कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट एंड अनदर इंडिया फॉर्म द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन की वो और डेवलपमेंट की बात करें, OECD की बात कर रहे हैं। तो बोल रहे कि गोइंग फॉर ग्रोथ और सब चीज़ों में ग्रोथ चाहिए हमें, वो सब चीज़ों की बात करें। तो इंडिया एक ओपन सोसाइटी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो अगर हम चाइना से कंपेयर करते हैं तो इंडिया में बहुत ही ज़्यादा जो है वो यंग पॉपुलेशन रहने वाली है। उनकी एनर्जी को हमें जो है वो डायरेक्शन देनी पड़ेगी और उस डायरेक्शन के लिए हमें कई सारी चीज़ों को लेकर के चलना पड़ेगा। यानी कि हमें जो है वो एजुकेशन, हेल्थ और ऐसी चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा, यानी डेवलप करना पड़ेगा चीज़ों को, ठीक। तो इसके ऊपर ये पूरा का पूरा आर्टिकल था। नेक्स्ट बोला कि अंडरस्टैंडिंग द प्रोविजंस फॉर फॉरेन विजिट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्टर की स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्टर जो है वो फॉरेन विजिट्स के ऊपर जो जिस तरह से बैन लगाया गया, अभी अरविंद केजरीवाल की जो विजिट होनी थी सिंगापुर में उसको जो रोका गया उसके बारे में आर्टिकल है। तो बेसिकली क्या बोला गया है कि जो मिनिस्टर है किसके, दिल्ली स्टेट ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत जो है
उन्होंने जो है वो यहाँ पर कोर्ट में एक प्ली डाली है कि यहाँ पर जो क्लियरेंस हमें लेनी पड़ती है, मिनिस्टर्स को जो क्लियरेंस लेनी पड़ती है, उस क्लियरेंस को यहाँ पर हटा दिया जाए। तो बेसिकली बात क्या निकल के आ रही है कि 1982 में कैबिनेट सेक्रेटरिएट ने पहली बार मेमोरेंडम साइन किया था जिसमें फॉरेन विजिट्स के लिए जो है वो क्लियरेंस वगैरह की बात की गई थी। 2010 में पॉलिटिकल क्लियरेंस जो है उसे मैंडेटरी कर दिया गया था, जो भी प्राइवेट विजिट ऑफ मिनिस्टर्स एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए भी ये चीज़ कर दी गई थी। तो मिस्टर गहलोत ने पिटीशन डाली है, उन्होंने आर्ग्यू किया है कि हमें यहाँ पर क्या ज़रूरत है इसकी, ठीक है, कि क्या ये हमारे राइट टू प्राइवेसी को कहीं ना कहीं हनन नहीं करता है, तो उसके बारे में बात करें। तो बोल रहे कि हुआ क्या है बेसिकली कि जो दिल्ली के एलजी हैं विनय कुमार सक्सेना जी, इन्होंने अरविंद केजरीवाल की जो विजिट है सिंगापुर में जो होनी थी उसको जो है वो यहाँ पर रुकवा दिया है। तो वर्ल्ड सिटी समिट होनी थी यहाँ पर सिंगापुर में, कौन सी, वर्ल्ड सिटी समिट। वर्ल्ड सिटी समिट्स में ये पूरा देखते हैं कि किस तरह से सिटी का रख रखाव है, वो सब चीज़ें हैं। इसमें उन्होंने दिल्ली मॉडल के बारे में केजरीवाल जी से जो है वो कुछ बात करनी थी। तो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं स्टेट के, वो मिस्टर कैलाश गहलोत, इन्होंने यहाँ पर प्ली डाली है इसके बारे में कि ये हमारे फंडामेंटल राइट का कहीं ना कहीं हनन है। बात करते हैं कि व्हेन डिड द चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल सीक अप्रूवल फॉर द सिंगापुर विजिट। तो इसकी बात करें तो ये जो इस पिटीशन के अनुसार बात करें तो अप्रैल 5 को जो सीएम है उनको जो है वो इनविटेशन यहाँ पर मिला था वर्ल्ड सिटी समिट में आने के लिए। तो यहाँ पर बोला कि जो स्टेट गवर्नमेंट का डिप्टी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है उसके तहत ये नेसेसरी है कि क्लियरेंसेस ली जाए, तो उनको जो है वो क्लियरेंस मिली नहीं। उससे पहले भी ऐसा हो चुका है, कब हुआ था, तो बोले कि ऐसा जो है वो क्लियरेंस हुआ था जब दिल्ली सीएम को यानी अरविंद केजरीवाल जी को ही कोपेनहेगन में जो है वो अटेंड करने बुलाया गया था 7C40 वर्ल्ड मेयर समिट को। तो वहाँ पर भी जो है वो इनको जाने नहीं दिया गया था। तो यहाँ पर बोल रहे कि यहाँ ये प्रोविज़न क्या है या ये किस तरह से आया। बोल रहे कि अगस्त 16, 1982 में जो कैबिनेट सेक्रेटरिएट है उन्होंने इशू किया एक ऑफिस में बोला मेमोरेंडम जिसका टाइटल था गाइडलाइंस रिगार्डिंग फॉरेन ट्रैवल ऑफ मिनिस्टर स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो यहाँ पर उन्होंने ये स्टेट किया था कि फॉरेन विजिट्स जो भी हैं बाय द मेंबर्स ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट्स इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी, तो उनको जो है वो यहाँ पर लेना पड़ेगा क्लियरेंस किससे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से, फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी एंड सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री से भी इनको जो है वो क्या लेना पड़ेगा, क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। तो बोल रहा है कि ये जो ऑर्डर है इसे 1995 में रिट्रीट किया गया एंड सेक्रेटरिएट ने सर्कुलेट किया एक और यहाँ पर ऑर्डर निकाला 2004 में। तो बोला उसको प्रोविज़न को मॉडिफाई किया और यहाँ पर क्या बोला कि जो फाइनल ऑर्डर्स है वो कौन देगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री देगी। अब यहाँ पर क्या बोला गया कि डायरेक्टिव डेट जो है वो 2004 इसकी देखने को मिलती है। तो सीएम को जो है वो पहले अप्रूवल लेना होता है प्राइम मिनिस्टर पीएमओ से, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से। फिर अगस्त 26, 2010 में फिर क्या बोला गया कि अनदर ऑफिस मेमोरेंडम मेड पॉलिटिकल क्लियरेंस मैंडेटरी फॉर द प्राइवेट विजिट ऑफ द मिनिस्टर ऑफ स्टेट, कि उनको फिर से जो है वो इसको मैंडेटरी कर दिया गया। फिर पिटीशन डाली गई 2010 में और 2015 में मेमोरेंडा आया और बोला रिक्वायर द स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्टर, फिर से उनको क्लियरेंस लेने के लिए बोला कि अगर आपको अब्रॉड जाना है तो क्लियरेंस आपको लेना ही होगा। तो बोला कि ये जो अप्रूवल है इससे क्या निकल के आता है कि बोला कि कोई भी डिसीजन है कि एप्लीकेशन वाज रिसीव्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वो पूरा देखेगा और जो पेटिशनर है उन्होंने पूरा ये लिखा है कि इसके ऊपर कंसर्न जारी किया और बताया कि ये हमारे फंडामेंटल राइट का कहीं ना कहीं हनन है। तो ये सब चीज़ें हैं। अभी तक जो एलजी हैं उन्होंने सिंगापुर विजिट पर कुछ भी रिस्पांस नहीं किया है, तो आगे देखते हैं कि क्या इसके बारे में आता है। तो ये सब चीज़ें आपके निकल के आ रही हैं, ठीक। और ये कहीं ना कहीं हमारे राइट टू ट्रैवल अब्रॉड जो हमारा आर्टिकल 21 के अंडर आता है उसमें भी ये दिया जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या बोला कि ये जो विजिट है उसके बारे में सब बातें यहाँ पर बोली जा रही हैं। चलिए बात करते हैं एमसीक्यूज़ की। तो बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज और आर करेक्ट। तो इसमें जो है हमारे पास देखिए बोला आर्टिकल 21 जो वायलेट करता है अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जो जुडिशियल कस्टडी में होते हैं फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड, जी बिल्कुल ये आपकी स्टेटमेंट करेक्ट है। और क्या बोला कि राइट टू लाइफ इज़ वन ऑफ द बेसिक ह्यूमन राइट्स एंड नॉट इवन द स्टेट एज द अथॉरिटी टू वायलेट द राइट। ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है क्योंकि जैसे लॉ के अकॉर्डिंग जो प्रोसीजर लॉ का होता है उसके अकॉर्डिंग इसको कहीं ना कहीं किया जा सकता है, ठीक है। बाकी आपका इसका आंसर क्या होगा, ए एंड सी जो है वो इसका आपका
करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बी ऑप्शन आपका गलत हो गया। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि राइट जो है यानी कि वो स्पेशली मेंशन करता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट एज पर द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। तो ये हमें देखने मिलता है राइट हैज़ बीन प्रोवाइडेड अगेंस्ट द स्टेट्स ओनली। ओके, तो ये सब चीज़ें निकल के आती हैं। नेक्स्ट सवाल था हमारे पास कि राइट टू एजुकेशन के बारे में बात की कि इसको कौन से अमेंडमेंट के तहत इसको ऐड किया गया। तो इसको ऐड किया गया था हमारे 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के तहत। नेक्स्ट सवाल था कि वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ। तो ये आपको देखने को मिलेगा एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस। तो ये इसमें जो है वो इक्वालिटी में जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट, विच प्रिंसिपल अमंग द फॉलोइंग वाज अमेंडेड फॉर द DPSP's पॉलिसी बाय 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो किसको अमेंड किया गया था? तो इसको किया गया था आपको जो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, इसको यहाँ पर जो है वो अमेंडमेंट किया गया था कि किस तरह से क्या चीज़ होनी। नेक्स्ट बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इसमें करेक्ट है? बोला राइट आर क्लेम्स ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन। नो। अच्छा, नेक्स्ट बोला गया कि राइट्स आर प्रिविलेजेस विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट। नहीं, ऐसे भी प्रिविलेजेस नहीं है ये क्या है? राइट्स आर क्लेम ऑफ सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट। यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब ये देखिए पहले में क्या होता, क्लेम ऑफ द स्टेट, स्टेट का क्लेम नहीं है, ये सिटीजन का क्लेम है। ठीक है, तो सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। बोला राइट्स आर प्रिविलेजेस ऑफ फ्यू सिटीजन अगेंस्ट द मेनी। तो नहीं, ये भी आपका स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो ये आपके पास सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आ जाएगा। आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा और आप जो है वो इस सीरीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। आप सारे के सारे जो भी मैं सवाल पूछती हूँ उनको जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दिया करें, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। और उसके साथ में ये भी बात है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर भी। ठीक है, जो हमारा टेलीग्राम है वो आपको अपवर्ड स्टडी करके आप सर्च करेंगे, अपवर्ड स्टडी हिमाचल प्रदेश करके सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। या फिर आप हिमाचल प्रदेश GK करके सर्च करेंगे विद अपवर्ड स्टडी, तो आपको वहाँ पर भी मिल जाएगा। तो ये आपको लोगो जो है वो वहाँ पर चैनल में देखने को मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसका फीडबैक भी दे सकते हैं।